नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एयर कंडीशनर की छांव में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे। बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती कुछ कम है। पावर सरप्लस स्टेट था ये एक समय, आज क्या है मुझको नहीं मालूम। बिजली कई बार बंद भी होती है लेकिन फिर भी खींच तान के चल जाती है। लेकिन हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है। खुद मेरे शहर में जो लोग दोपहिए पर चलते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। मुझको शर्म आती है जब मैं एयर कंडीशनड कार से पहुंचता हूं, वो दोपहिए पे पहुंचते हैं तो ख़राब लगता है मुझको देखने में। हर किसी को तो कार हासिल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की हालत इस गर्मी में पहले की किसी भी गर्मी के मुकाबले अधिक ख़राब है। मैं आज आंकड़े देख रहा हूँ, अखबारों की कतरनें मेरे सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कल लू लगने से 77 लोग मारे गए हैं। 77। हालांकि प्रदेश बड़ा है, देश का एक सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, लेकिन 77 मौतें एक प्रदेश में लू लगने से। एक बात जान लीजिए, लू लगने से केवल गरीब मरते हैं, पैसे वाले नहीं मरते हैं। पैसे वाले सबसे ज़्यादा लू के जो घंटे रहते हैं दोपहर 11-12 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसमें या तो घर में रहते हैं, एसी कूलर में रहते हैं, छाया में रहते हैं, कार में रहते हैं, ज़्यादा लू में नहीं रहते हैं। लेकिन ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ठेला धकेलने वाले, रिक्शा खींचने वाले, सड़क किनारे फुटपाथ पे जो धंधा करते हैं ऐसे लोग, साइकिल पे जाना जिनकी मजबूरी है ऐसे लोग, इन्हीं में से मौतें होती हैं सबसे ज़्यादा। तो गर्मी जिस हालत में पहुंच रही है, मेरे सामने खबर है कि दिल्ली में बीती रात जो है उसका पारा 55 साल में सबसे ऊंचा था, रात का। एक किसी ने फेसबुक पे लिखा था, मुझको मालूम नहीं वो सच था या गलत था, लेकिन मेरे किसी परिचित ने फेसबुक पे लिखा था कि रात 9:45 बजे 46 डिग्री है दिल्ली का तापमान। मुझको सही नहीं लगता है। कुल मिलाकर ये है कि बहुत ज़्यादा है, रात भी बहुत गर्म चल रही है। लेकिन मैं मौसम की मार देख रहा हूँ। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो सऊदी अरब में अभी हज यात्रा जो चल रही है, खुले में चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हालांकि वहाँ की सरकार ने हज यात्रियों के ऊपर पानी की फुहार डालने के लिए लगा रखा है। बहुत हल्का हल्का पानी उनके ऊपर छिड़का जाता है ताकि बदन उनका ठंडा रहे। लेकिन मुश्किल है, उसके रीति रिवाज हैं, हज के रीति रिवाज हैं जैसे किसी भी दूसरे धर्म के रीति रिवाज रहते हैं। उसमें शायद कहीं पर शैतान को पत्थर मारते हैं, कहीं पहाड़ का चक्कर लगाते हैं, ऐसे कई तरह का है। मुझको बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। बहुत बड़ी भीड़ रहती है क्योंकि साल में कैलेंडर के दिन गिने चुने रहते हैं जब हज यात्रा होती है। 570 से ज़्यादा लोग वहाँ पर लू लगने से मारे गए हैं, गर्मी से मारे गए हैं, तीर्थयात्री। बड़ी मौत है। मैंने अभी तक हज की कई तरह की मौतें पढ़ी थी। भगदड़ होने से तो बहुत सारे लोग हज में मारे गए थे, लेकिन वो मौसम से परे का है मामला। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता, केवल हल्की सी बात बताता हूँ आपको। 2015 में 2236 तीर्थयात्री भगदड़ में मारे गए थे। वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो वहाँ पे मारे गए हैं लू लगने से, मैं आज सुबह बीबीसी सुन रहा था। बीबीसी के एक रिपोर्टर हैं जो अभी तीसरी बार हज पे गए हुए हैं या करके लौटे ही हैं, उनसे बात कर रहा था बीबीसी का स्टूडियो। वो बतला रहे थे कि बहुत ही मुश्किल हो गया है हज यात्रा करना इतनी गर्मी में, और गर्मी के दौरान ही होती है ये हज यात्रा। इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है जिसकी हद नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए? उनका कहना यह था कि चारों तरफ से ये बात उठ रही है कि हज यात्रियों की संख्या को सीमित करना चाहिए। अब एक धर्म की बात है, मैं उसमें क्या दखल दे सकता हूँ? करना चाहे ना करना चाहे, एक देश है सऊदी अरब, उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है मक्का मदीना। हज की यात्रा वहीं पे होती है। वही कोटा
आवंटित करते हैं अलग अलग देशों को। हिंदुस्तान को कोटा मिलता है कि आप इस साल हज में इतने हजार लोग भेज सकते हैं। फिर भारत सरकार उस कोटे को अलग अलग प्रदेशों में बांटती है मुस्लिम आबादी के अनुपात में। इस तरह से लोग जाते हैं वहाँ। लेकिन बात केवल हज यात्रियों की नहीं है। वो तो 500, 550, 570 लोग लू लगने से मारे गए हैं। बात यह भी है कि जो मजदूर ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है उस पर काम कर रहे हैं, जहाँ हवा तेज रहती है, गर्म हवा रहती है, सूखी और गर्म हवा रहती है, उनकी भी जान खतरे में रहती है। सड़कों पे जो आपने देखा होगा लोहे की छड़ लदे हुए ठेले धकेलते हुए लोग जाते हैं। गर्मी है, इतनी धूप है, पसीना बह रहा है, मेहनत का काम करना पड़ रहा है, ठेले में सामान लाद के खींचते हैं, ढकेलते हैं, जिंदगी खतरे में रहती है उनकी। क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई आसान रास्ता नहीं है कि ये काम कर लो तो ये लू चलना बंद हो जाएगी। बड़ा जटिल मुद्दा है ये मौसम के बदलाव, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है जो आसान बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ आपको तकनीकी जटिलताओं में उलझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने कुछ जानकार दोस्तों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उतने जानकार लोगों की जुबान में ये गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग कई तरह की खबरें देख रहा हूँ। उन खबरों को देखकर मैं हैरान हूँ। एक खबर तो मैंने आपको बतलाई कि 77 लोग यूपी में मारे गए हैं। एक दूसरी खबर है दिल्ली में 48 घंटे में कितने लोग मारे गए। ये भी आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन मुझको भरोसा नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। एक दूसरा आंकड़ा बतलाता है कि दिल्ली में 24 घंटे में 33 लोग मारे गए हैं लू से। मैं कह सकता हूं आपको ये तमाम लोग गरीब होंगे। मैं अमेरिका की बात करता हूं। अमेरिका में हीट वेव जो कि लू चलती है, जब उससे भी ज़्यादा गंभीर होता है उसको वो लोग वहाँ की जुबान में हीट डोम कहते हैं। ये कुछ राज्यों के ऊपर, कुछ शहरों के ऊपर, कुछ इलाकों में एक ऐसा डोम सा छा जाता है। वहाँ पर गर्मी का एक मौसम का एक अलग मिजाज है, वो जो हमारे यहाँ सुनाई नहीं पड़ता है हिंदुस्तान में। वो छा गया है, ऐसा हीट डोम छा गया है। कुछ जगहों पर महीने भर से चल रहा है हीट डोम। लू जो है 1-2 दिन चलती है फिर चल बसती है। वहाँ पर अमेरिका में हीट डोम को कुछ जगहों पर महीना महीना भर हो गया है। बहुत ख़राब हालत है। मैं कैलिफोर्निया, जहाँ मैंने अपने अमेरिका में जितनी बार मैं गया हूँ, सबसे ज़्यादा वक्त मैंने वहाँ पर कैलिफोर्निया में गुजारा है। तो मैं कैलिफोर्निया खूबसूरत राज्य है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 15,000 एकड़ या कितना जंगल वहाँ पे जल रहा है। कोई ताकत इतने जंगल की आग को बुझा नहीं सकती है। मेरा ऐसा मानना है। हिंदुस्तान में उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी हुई थी। ये गर्मी की वजह से ये आग जंगलों में जगह जगह लग रही है। जिस छत्तीसगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जंगलों में कई जगह आग लग रही है। तो जहाँ जहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है, पत्ते सूखे रहते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, पतझड़ में गिरे हुए पत्ते नीचे हैं, बारिश आई नहीं है कि वो खाद बन सके, ऐसे में किसी भी तरह से अगर आग लगती है तो फैल जाती है। अब दिक्कत यह है कि जंगल की आग जो रहती है वो प्रदूषण इतना फैलाती है कि उससे फिर जलवायु परिवर्तन होता है। उस जलवायु परिवर्तन से फिर बारिश में बहुत अधिक बारिश होती है, ठंड में बर्फ बहुत अधिक जमती है और गर्मी में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, जिसको वेदर एक्सट्रीम कहा जाता है। यानी मौसम की मार की पराकाष्ठा वो सबसे अधिक होती है और अधिक फ्रीक्वेंटली होती है, बार बार होती है, बार बार बहुत अधिक मार। इसको इस तरह से समझिए, मौसम की बहुत बुरी मार और बार बार। हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं धरती पे, खपत बिजली की, दूसरी चीज़ों की खपत जो हो रही है, जो एयर कंडीशनर इस कमरे में चल रहा है जिसके कारण मैं बिना पसीने से भीगे
आराम से आपसे बात कर रहा हूँ। इस एसी की बिजली जो है छत्तीसगढ़ के कोयले से चलने वाले बिजली घरों से आ रही है, और वो कोयले के बिजली घर इतना प्रदूषण पैदा कर रहे हैं कि उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बड़ा जटिल मामला है ये कि इंसान जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन इंसानों को और मार रहे हैं। इस बीच में जो संपन्न लोग हैं वो एसी लगा लगा कर अपना वक्त गुजार रहे हैं, और उस एसी की वजह से उनके कमरों के बाहर यही एयर कंडीशनर जो हैं और आग की लपटों जैसी हवा फेंक रहे हैं, गर्म हवा, उससे और बढ़ रहा है। उससे मैं और कमरा ठंडा कर रहा हूँ, उससे और बिजली लग रही है, उससे और प्रदूषण हो रहा है। और एयर कंडीशनर जो बाहर गर्म हवा फेंकते हैं उससे बाहर की खौलती हुई हवा, भट्टी जैसी हवा और गर्म हो रही है। और कितना गर्म होगी, 52 साढ़े 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया है हज यात्रा में मक्का मदीना में। 570 लोगों के मरने की खबर है। स्थानीय सरकार कोई आंकड़े नहीं दे रही है। जिन जिन देशों के तीर्थयात्री मारे गए हैं उन देशों के दिए हुए ये आंकड़े हैं। वहाँ के जो राजनीतिक, वहाँ के जो राजनयिक लोग वहाँ तैनात हैं, वो लोग बतला रहे हैं हमारे यहाँ के इतने लोग मारे गए हैं, हमारे यहाँ के इतने लोग मारे गए हैं। मैं हिंदुस्तान लौटता हूँ। हिंदुस्तान का एक दूसरा आंकड़ा है मेरे सामने। 73 साल बाद ये सबसे लंबी हीट वेव चल रही है। ये जो लू चल रही है लगातार हर दिन, 73 साल बाद इतनी लंबी चल रही है। अब पौन सदी यानी करीब करीब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ही था समझ लीजिए, उस समय चली थी इतनी लंबी हीट वेव, इतनी लंबी लू। अब चल रही है दोबारा। लेकिन मैं आपको बतला सकता हूँ आने वाले वर्षों में ये 73 साल बाद चलने वाली नहीं है। ये हो सकता है 3 4 7 साल में ये रिपीट होने लगे, हो सकता है हर साल रिपीट होने लगे, हो सकता है हर साल आंकड़ों का रिकॉर्ड टूटने लगे मौसम के लिए। एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि हिमालय में बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। उसका क्या असर होता है हिंदुस्तान जैसे देश में? और भी हैं, नेपाल, भूटान, आसपास के और भी देशों के कुछ कुछ हिस्सों में फर्क पड़ता होगा। लेकिन हिंदुस्तान में हिमालय की बर्फ की कमी से जल संकट आ सकता है। सबसे साफ पानी हिमालय में जो बर्फ के ग्लेशियर हैं वो जब पिघलते हैं तो वहाँ से साफ पानी यहाँ आता है। हर साल पिघलते हैं, हर साल जम जाते हैं। अब वहाँ से पिघल कर अगर पानी इधर आ रहा है और तेजी से आ रहा है, तेजी से बह रहा है, तो नदियों से होते हुए समंदर में चले जाएगा। सबसे साफ पानी समंदर में चले जाएगा। तो जो ज़रूरत के वक्त यहाँ पानी चाहिए हिंदुस्तान की नदियों में, वो ज़रूरत के वक्त नहीं मिल पाएगा पानी। कुदरत की मार देखिए कैसे कैसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हो रही है। आपने पढ़ा होगा कुछ अर्सा पहले, शायद पिछले ही साल या 2 साल पहले, पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई थी। पूरे पूरे इलाके, कई कई शहर, पूरा प्रदेश पानी में डूब गया था। महीनों तक वो पानी नीचे नहीं उतरा था। सरकारी ढांचा जो भी बाढ़ के पहले था वो भी बह गया था, पुल, सड़क, सब कुछ बह गया था। किसी तरह की मदद पहुंचने की कोई तरकीब नहीं रह गई थी वहाँ पर पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि दुनिया के विकसित देशों को ये सोचना चाहिए कि उनके यहाँ सामानों की जो खपत है, सामानों की खपत यानी एक औसत अमरीकी हर दिन जितना डीजल या पेट्रोल जलाते हैं, जितना घर को ठंडा रखने के लिए या गर्म रखने के लिए जितनी बिजली जलाते हैं, जितना फास्ट फूड खाते हैं उसके लिए जितना पुट्ठे का डिब्बा आता है, पैकिंग आती है, डिस्पोजेबल, खाओ और पैकिंग को फेंक दो। अमेरिका सबसे आगे है दुनिया में इस काम में। नतीजा क्या हो रहा है कि उसकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इतने बड़े प्रदूषण की वजह से उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है दुनिया के दूसरे देशों को। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे बाढ़ आई,
यूरोप में भी आई, जर्मनी में आई, कुछ और देशों में भी आई जो पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन सूडान और अफ्रीका के कुछ दूसरे देश पूरी तरह सूखे के शिकार हो गए। न जानवर के लिए पानी बचा, न इंसानों के लिए पानी बचा। दसियों लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, देश के भीतर दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए हैं। किसी के लिए खाने पीने को नहीं बचा है। जो यूक्रेन और गाज़ा में, फिलिस्तीन के गाज़ा में जो संकट है, वो तो हमलों की वजह से, युद्ध की वजह से, वो एक अलग किस्म का संकट है। लेकिन कुदरत की जो मार सूडान पर जो आई है और अफ्रीका के कुछ दूसरे हिस्सों में आई है, वो पूरी तरह से मौसम की मार है ये। और वहाँ पे थोड़ा सा गृह युद्ध भी चल रहा है। ऊपर वाला मेहरबान रहता है, जब किसी के यहाँ मुसीबत भेजता है तो सहेलियों संग भेजता है कि मुसीबत वहाँ जाके अकेली ना रहे। तो कुदरत की मुसीबत एक हो गई, वहीं गृह युद्ध भेज दिया। वहीं पे गृह युद्ध की वजह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनाज पहुंच रहा है उसको बांट नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। मैं सुबह सुबह जब 2 घंटा करीब करीब मैं सुनता हूँ दुनिया की खबरों को, पैदल चलते, साइकिल चलाते, दिल दहल जाता है। लौट के खाते नहीं बनता कि लोग भूख से मर रहे हैं। दसियों लाख लोगों के सामने भूख से मरने का खतरा है। पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं और बाकी दुनिया मौज में है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पर्यावरण को नुकसान कुछ देश पहुंचा रहे हैं, उनका नुकसान कहीं और भी हो रहा है। उन देशों में तुरंत नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है। जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 10 साल पहले, आपको ध्यान होगा, वो बाढ़ केवल केदारनाथ के किए हुए नहीं थी, पूरी दुनिया का जो पर्यावरण बदला है उसकी वजह से थी वो बाढ़। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम धरती को कितने तरह से बर्बाद कर रहे हैं और धरती कितने तरह से हमको बर्बाद कर रही है। मैं एक दूसरा आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, हिंदुस्तान का है ये कह रहा है वायु प्रदूषण से 2021 में दुनिया में 81 लाख लोग मारे गए। चीन में 23 लाख और भारत में 21 लाख मौतें बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। एक दूसरा आंकड़ा मैं बताता हूं, हर दिन दुनिया में 2000 बच्चे वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। ये मैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बतला रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, जो कह रही है वायु प्रदूषण की वजह से हिंदुस्तान में हर घंटे 240 लोग मर रहे हैं। इनमें 20 बच्चे हैं। हर घंटे 20 बच्चे मर रहे हैं, हर घंटे 240 लोग मर रहे हैं वायु प्रदूषण से। ये वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन भी करता है। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा आता है, कहीं बादल फटते हैं, तरह तरह की बर्बादी उससे होती है। ये आंकड़े इतने भयानक हैं कि मैं पता नहीं आपके सामने कैसे रखूं मैं इसको। हिंदुस्तान में 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। मैं भी यहाँ से अभी निकलूँगा बाहर, तो मैं सुबह जहाँ घूमता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, वहाँ लोग अपने घरों के सामने पत्ते इकट्ठे करते हैं, घास इकट्ठी करते हैं, कचरा डालते हैं, जिसमें कोई पॉली बैग वगैरह भी होगा, पॉलीथीन, उसको भी डालते हैं और आग लगा देते हैं। सफाई कर्मचारी जगह जगह कचरा इकट्ठा करते हैं, आग लगा देते हैं। मुझको दूसरी तरफ जाना पड़ता है जिधर धुआं न हो, जहां आग न लगी हुई हो। रोज होता है। कुछ बार मैंने बहस की, लेकिन मेरा इलाका तो है नहीं वो, मैं तो दूसरे कैंपस में घूम रहा हूं। खराब हालत है, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो देश जो है हिंदुस्तान का, जहाँ पे 240 लोग हर घंटे 240 लोग वायु प्रदूषण से मर रहे हैं, वहाँ पे लोग अभी भी अपने अपने घरों के सामने कचरा जला रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि इस प्रदूषण से क्या होगा। मैं अपने शहर में देखता हूँ डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा
इतनी खराब हालत में है। मुझको ये समझ में नहीं आता कि ये प्रदूषण मुक्त होने का सर्टिफिकेट कैसे लेते होंगे। फर्जी सर्टिफिकेट बनता होगा हिंदुस्तान में, आप कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मेरे एक परिचित थे, उन्होंने 2 मिनट में बिना जांच कराए कार की एक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। कैसे किया? मुझको दूर छोड़ के गए, 2 मिनट में ले आए, बिना कार की जांच कराए सर्टिफिकेट ले आए थे। तो ये आंकड़े अगर मैं देखता हूं तो हवा में प्रदूषण इतना ज्यादा है हिंदुस्तान में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो प्रदूषण के पैमाने बताए हैं कि इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए प्रदूषण हवा में, हिंदुस्तान में उससे 5 गुना ज़्यादा प्रदूषित हवा है। WHO के तय किए हुए सर्वोच्च पैमाने से 5 गुना ज़्यादा प्रदूषण है हिंदुस्तान में। अब मैं अलग अलग कई तरह की खबरों को देखकर आपके बीच में हूँ। इसमें से किस खबर को मैं ज़्यादा मानूं, किस खबर को न मानूं, मैं अमेरिका की एक खबर चलते चलते और पढ़ देता हूँ। 60 शहरों में, अमेरिका के 60 शहरों में हीट डोम जो है उससे पारा चढ़ा हुआ है। 7.5 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी जो हैं वो भयानक गर्मी की चपेट में हैं। वहाँ पर मौसम की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कैसे चलेगा काम? जिनके पास पैसा है वो तो एयर कंडीशनर लगाते चल रहे हैं, गाड़ियां रोज सड़कों पे बढ़ते चल रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक दुनिया के शहर, जब तक सार्वजनिक परिवहन नहीं बढ़ाएंगे, बस है, मेट्रो है, ट्रेन है, कोई और चीज़ है, ट्राम है, जब तक इनको नहीं बढ़ाएंगे, जब तक लोग निजी गाड़ियों से चलते रहेंगे, तब तक प्रदूषण बढ़ते रहेगा। हवा का प्रदूषण, मौसम को बदलने वाला प्रदूषण, मौसम बदलने से जो मार आएगी मौसम की, वो ये बढ़ते चलेगा। मैं केवल कतरा कतरा चीज़ों को आपके सामने, कतरनों का एक कोलाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोई समाधान मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जहाँ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, ग्लासगो में हुई थी, पेरिस में हुई थी, कहीं हुई थी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े दूसरे नेताओं के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति भी कहीं पहुंचते हैं और लोग पहुंचते हैं। ये लोग कह के आते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। होता नहीं है ऐसा, बढ़ते चले जा रहा है टेम्परेचर। आने वाला वक्त और बुरा रहेगा और ख़राब रहेगा। मैंने कुछ एक ऐसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट देखे हैं पश्चिमी दुनिया में, जिनके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने तय कर लिया है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ेगी उतना पर्यावरण पर असर पड़ेगा। तो वो नहीं इसमें जोड़ना चाहते, इस समस्या में और जोड़ना नहीं चाहते। मैं केवल टुकड़ा टुकड़ा जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि इसके बारे में और पढ़िए ज़रा। मेरी ये बात पूरी जानकारी आपको नहीं देगी, पूरी तस्वीर नहीं देगी, लेकिन आप जान लीजिए, आप सामानों की जितनी खपत करते हैं, जैसे मैं 2 नए टी शर्ट खरीदता हूँ मान लीजिए, या 1 जोड़ी जूते खरीदता हूँ, उससे दुनिया में सामानों की खपत बढ़ती है, उनका उत्पादन बढ़ता है। दुनिया में सामानों का उत्पादन बढ़ने से धरती पर कार्बन और अधिक पैदा होता है। उस कार्बन के और अधिक पैदा होने से मौसम पर बुरा असर पड़ता है, पर्यावरण बिगड़ता है। बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। मैंने किसी को अभी सुझाया है कि आप लोग चाहें तो अपना एक समूह तैयार कीजिए, लोगों के घरों से पुराना सामान इकट्ठा कीजिए, उसको दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक बांटिए, ताकि धरती पे जो सामान बन गया है वो सामान अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, अधिक से अधिक बार इस्तेमाल हो, ताकि नया सामान बनाने की ज़रूरत ना रहे। ये भी जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। ये भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि शौकिया कार लेकर लंबे ड्राइव पे न निकल जाएं। चलो आज घूम के आते हैं, पेट्रोल या डीजल लगता है। अगर आपको शौक़ है
थोड़ा साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, साइकिल लेकर निकलिए, चलो साइकिल चला कर आते हैं, प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, पेट्रोल डीजल का खर्च भी घटेगा। कैसे कैसे आप बिजली की खपत घटा सकते हैं, कैसे कैसे पेट्रोल डीजल की खपत घटा सकते हैं, इन सब के बारे में सोचिए। आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन खरीद के छोड़ जाएं, बिल्डिंग बनाकर छोड़ जाएं, वो काफ़ी नहीं है। जिस तरह से हर घंटे में 240 हिंदुस्तानी वायु प्रदूषण से मर रहे हैं, आज सबसे गरीब होंगे, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि पैसे वाले लोग जो हैं वो भी इस प्रदूषण को झेलते रहें, उनके फेफड़े भी कमज़ोर होते रहें, उनको कैंसर होने लगे। किसी ने मुझको कहा है कि दिल्ली की हवा में हर दिन लोग इतना प्रदूषण भीतर लेते हैं जितना 6 सिगरेट पीने से होता है। मैं नहीं जानता आंकड़ा सही है या नहीं है, लेकिन सोचने का एक तरीका है, ये एक नज़रिया है कि दिल्ली की साधारण हवा में सांस लेने से भी आप सिगरेट पीने जैसा नुकसान पा सकते हैं। आसान बात है क्या ये वही दिल्ली है जहां हिंदुस्तान की पूरी सरकार बसी है, ये वही दिल्ली है जहां देश की सबसे बड़ी अदालत बसी है, ये वही दिल्ली है जहां पर देश के सबसे बड़े अखबार, सबसे बड़े समाचार चैनल ये बसे हुए हैं। अगर वहाँ पर कोई इलाज नहीं ढूंढा जा रहा है, लोग केवल अपनी एसी गाड़ी, अपने घर का एसी, अपने दफ्तर का एसी, अब इसके बाद एयर क्लीनर आने लगे हैं कि जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ की हवा साफ करने वाले। सोचना पड़ेगा खपत कैसे कम हो, डीजल की, पेट्रोल की, बिजली की, सामानों की खपत कैसे कम हो। हम अमेरिका के लोगों को सिखाने नहीं जा सकते, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, खपत कम होने से बचत भी होगी, खपत कम होने से प्रदूषण घटेगा, खपत कम होने से धरती पर बोझ घटेगा। गांधी उस समय जो बोल के गए थे, उस समय पर्यावरण शायद शब्द भी नहीं था। गांधी जब मर गए थे, मार डाले गए थे। अभी का नया इतिहास की जो किताबें हैं स्कूल की, उसमें गांधी गुजर गए ऐसा ही जिक्र होगा, उनको मार डाला गया था। ये हिंसा इतिहास से हटा दी जा रही है। खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। गांधी के वक्त पर्यावरण इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, प्रदूषण मुद्दा नहीं था, जलवायु परिवर्तन मुद्दा नहीं था, लेकिन गांधी ने किफ़ायत की नसीहत दी थी। सबसे कम सामानों के साथ कैसे जिया जा सकता है। आधी धोती पहन के रह लेते थे गांधी, बिल्कुल कम सामानों में रह लेते थे, हाथ से सब काम कर लेते थे। प्रदूषण उन्होंने जरा भी नहीं जोड़ा होगा। तो जो किफ़ायत की नसीहत गांधी दे के गए थे, हिंदुस्तान अगर उसी पे आज अमल कर ले। मैं गोडसे वगैरह पे जाना नहीं चाहता, उसने क्या किया वो एक अलग मुद्दा है। आपको गांधी चाहे नापसंद हो, गांधी की किफ़ायत की नसीहत जो है वो आपके घर का पैसा भी बचाएगी, आपके शहर इलाके में प्रदूषण भी बचाएगी, धरती को भी बचाएगी। गांधी की सोच बचा सकती है। सोचिएगा इस बारे में, मैं कितना कहूँ आपसे। अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा जानकारी है, आप भी ढूंढिएगा, सोचिएगा। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, मेरी कही बातों पे क्या सोचते हैं। ये धरती के हर इंसान को, जानवर को, सबको प्रभावित करने वाली बात है। जानवरों से तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे इंसानों से बात कर सकते हैं। उनको इसका लिंक भेजिए, उनसे चर्चा कीजिए इस बारे में क्या क्या हो सकता है, कैसे पेड़ लग सकते हैं, कैसे पेड़ कटने से रोका जा सकता है। चर्चा जरूर कीजिए। आप जान लीजिए पेड़ जो हैं वही धरती का फेफड़ा है। अगर पेड़ों को ही काटा जा रहा है, बहुत भयानक तस्वीरें आ रही हैं। मैं छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों भर की बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेफड़ा है ही। मैं दूसरे शहरों को, दूसरे प्रदेशों का देख रहा हूँ, दूसरे शहरों का देख रहा हूँ। किसी सड़क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं 15,000 पेड़ कट रहे हैं, कहीं 1 लाख पेड़ कटने जा रहे हैं। ये भयानक नौबत है। आज लू से लोग मर रहे हैं और आज पेड़ लोग काट रहे हैं।
आपको बताऊं, मैं जो सबसे गरीब लोग रहते हैं ना, ठेले रिक्शे साइकिल वाले, तिपहिए पे चलने वाले विकलांग और भीख मांगने वाले गरीब लोग, इनके लिए पेड़ों की छाया बड़ा सहारा रहती है। जानवरों के लिए पेड़ों की छाया बड़ा सहारा रहती है। अब जब काट देते हैं ना सड़क बनाने के लिए 1-2 किलोमीटर तक पेड़, तो फिर चौराहों पर लाल बत्ती पर थमे हुए लोगों के लिए शामियाना लगाना पड़ता है। मैं हैरान होता हूँ इस बात को लेकर कि लाल बत्ती के पास में डिवाइडर पर और फुटपाथ पर 10-10, 20-20 घने पेड़ लगाने का किसी को क्यों नहीं सूझता। हम शामियाना लगा रहे हैं, पूरी धरती पे थोड़ी शामियाना लगा सकोगे। कुल मिलाकर आज छोटी सी एक नसीहत ये है, सलाह ये है, जहाँ बन सके पेड़ों का कटना रोकिए, जहाँ बन सके पेड़ लगाइए, पेड़ को जिंदा रखिए। एक पेड़ कई इंसानों को जिंदा रखेंगे आखिरी में जाकर, और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे। आप एक बात जान लीजिएगा, धरती पे इंसान पहले खत्म होंगे, पेड़ बाद में खत्म होंगे। फिर मिलेंगे।